सातवें चरण को लेकर लगातार वोटिंग हो रही है। हम आपको एक एक सीट का हाल भी बता रहे हैं, इतिहास भी बता रहे हैं, साथ ही साथ उसके समीकरण भी जानकारी के तौर पर पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि आज की 57 सीटों में से कौन सी बड़ी हॉट सीट है। और अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर अब तक 11.31% वोटिंग हो चुकी है। एक बार फिर से आप ये वोटिंग परसेंटेज को देख लीजिए, 11.31% वोटिंग हुई है अब तक। हिमाचल प्रदेश में 14.35%, पंजाब में 9.64%, यूपी में 12.94%, साथ ही बिहार में 10.58%, उड़ीसा में 7.69%, झारखंड में 12.15%, पश्चिम बंगाल में 12.63%, चंडीगढ़ में 11.64% और वाराणसी सबसे ज्यादा हॉट सीट 12.66% वोटिंग अब तक इन सीटों पर हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी के साथ बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर लंबी लाइनें भी हैं, तमाम वीवीआईपी चेहरे हैं जो तमाम सीटों पर लोगों के लिए एक दिलचस्पी का बड़ा कारण होता है कि बड़े चेहरों के साथ चुनाव में क्या कुछ परिणाम में देखने को मिलेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। हम अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आज यूपी के या फिर देश के तमाम दिग्गजों ने जब वोट किया तो वोट करने के बाद क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, आइए सुनाते हैं। अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं लेगी तो अपने आप में मिर्जापुर कुछ कहता है। 3 दिन दूर नहीं है, जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूं तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। हम लोग तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। अब मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। आपको पहले भी बोले, बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। शुक्रिया। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। तो सुना आपने किस तरह से दिग्गज अपनी बात भी रख रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो जरूर जाइए, वोट कीजिए, क्योंकि आज ये आखिरी मौका है, फिर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। ब्रजेश जी, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे 7 चरणों में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा कौन सा स्टेट रहा है जहां पर आप सबसे ज़्यादा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर समीकरण क्या कुछ खास रहता है? देखिए, कुछ जगह तो बहुत दिलचस्प चुनाव हो रहा है। जैसे बात करें हम पश्चिम बंगाल की, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और बात करेंगे बिहार की। मध्य प्रदेश की बात तो खैर, मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा, या छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा चुनाव में कोई बहुत बदलाव दिख नहीं रहा है। मगर यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें, और कहते भी हैं कि सत्ता दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, तो पिछली बार बीजेपी ने जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, अपने आप को एक्सेल किया था और 80 में से 73 सीटें लाई थी। तो इस बार देखना है कि उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण सध रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी आदर्श ने बताया कि इस बार कई जगह पे मुकाबला बहुत कांटे का है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना, विवेक, इसलिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वहाँ वोट और वोटर इतना बटा हुआ है, इतनी अलग अलग पार्टियों में, इतनी अलग अलग जातियों में बटा हुआ होता है कि कोई दूर बैठ के प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। हर चुनाव में नए नए समीकरण बन जाते हैं। जैसे इस बार अभी जो पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है, और हमारे आदर्श बता रहे हैं, जो खबरें हम लोगों तक भी आई थी कि इस बार बीजेपी के लिए वहाँ बहुत मुश्किल है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बनारस में भी जो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो लीड लाई थी, उस लीड तक पहुँचना या उस लीड से और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ वक्त बदल गया है, बहुत पानी बह गया है। तो इस बार मेरी नज़र तो उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी डाइल्यूट हो गया है, बहुत सारे विकास के मुद्दे डाइल्यूट, फिर ले दे के पूरा चुनाव अब वहां पे सिर्फ जाति और समीकरणों पे फिर हो रहा है। ठीक है। पवन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। पवन सिंह की जो बात आ रही थी, हम दोबारा आपसे कोशिश करेंगे कि उसको सुनवाया जाए। हरसिमरत कौर क्या कुछ कह रही हैं, जरा उनको सुन लेते हैं पंजाब से।
Don't go on words, go on the work done, and the country will move ahead. पंजाब में बड़ा दिलचस्प चुनाव। People, with the grace of God, I hope. तो एसएडी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे। हरसिमरत कौर बादल मंत्री भी रही हैं, लेकिन उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने फिर वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो पंजाब का चुनाव इंटरेस्टिंग है। पंजाब को चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है विवेक, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ रही है। और जबकि आमने सामने मैं आपको रोकना चाहूंगा ब्रजेश जी, गाजीपुर से सांसद रहे मनोज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं? माफ कीजिए, जो हार गए थे, मुझे अपडेट आ रहा है, हार गए थे, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। तो गाजीपुर में चुनाव लड़ा था मनोज सिन्हा ने पिछली बार, मैं थोड़ा सा भूल गया, तो वो हार गए थे चुनाव और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उपराज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में वो निभा रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो यूपी को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हम यूपी चलते हैं, रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, जरा बताइए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल सीट की एक एक सीट का गणित आप बताइए। गाजीपुर बताइए, वाराणसी बताइए, चंदौली बताइए, जो आपको सीटों में आपने बहुत अच्छे से कवर किया, जरा बताइए। देखिए विवेक, बिल्कुल अगर हम वाराणसी से शुरू करते हैं तो वाराणसी में निश्चित तौर पर देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि पीएम मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सामने उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। मुकाबला जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा बेहद दिलचस्प इस बार होने वाला है, क्योंकि यहां पर उस तरीके का लीड या उस लीड को पार करना मुश्किल होगा इस बार पीएम मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। इसके साथ अगर हम चंदौली की तरफ बढ़ते हैं तो चंदौली से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और पूर्व यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो चुनाव मैदान में हो। उनके सामने है पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह। ये चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। वाराणसी से सटी हुई सीट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी माना जाता है कि मजबूत स्थिति में रही है, लेकिन इस बार जो है स्थिति वैसी नहीं है। अगर इसी के साथ साथ हम उसी से आगे बढ़ते हैं तो मिर्ज़ापुर बेहद चर्चित रही, क्योंकि प्रतापगढ़ से विधायक और साथ ही साथ जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने मिर्ज़ापुर की जो मौजूदा सांसद है अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। मिर्ज़ापुर से अरविंद बिंद जो हैं वो सामने हैं अनुप्रिया पटेल के। बीजेपी और अपना दल के गठबंधन के साथ ये सीट अपना दल लड़ रही है। तो ऐसे में अब रघुराज प्रताप सिंह ने भी मिर्ज़ापुर में मोर्चा खोला था। गाजीपुर की बात करते हैं तो गाजीपुर में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। घोसी, बलिया, मऊ, ये वो सीटें एक लाइन से हैं जहां पर मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि जहां पर इस बार बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों को लगातार वहां पर मेहनत करनी पड़ रही है और इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ कई अपने नेता उतारे। चाहे हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, मोहन यादव ने भी गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटों पर बहुत मेहनत की है, कई बार वहां पर आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी को मेहनत की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जैसे हम चंदौली की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर भी कमोवेश वैसी ही सीट है जहां पर बीजेपी कम से कम थोड़ी आश्वस्त ज़रूर है कि वो वहां से जीत दर्ज कर लेगी। विवेक जी, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है आदर्श की अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से मैदान में हैं और उन्हीं के भाई मुख्तार अंसारी की मौत हुई। उस मौत पर खूब सियासत भी हुई और एक तरह से बटा हुआ राजनीतिक धड़ा नजर आया। इसका क्या फैक्टर दिखेगा? देखिए निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी का गाज़ीपुर में जिस तरीके से वर्चस्व रहा था उसको कहीं ना कहीं तोड़ना, और ख़ासतौर पर मौत के बाद, क्योंकि देखते हैं कि जब भी इस इलाके का नेता कैसा भी हो, उसकी छवि कैसी भी रही हो, लेकिन अगर उस इलाके में उसकी पकड़ है, उसकी मौत के बाद कहीं ना कहीं एक सहानुभूति जो वोट होता है वो एक बार के चुनाव में तो ज़रूर मिलता है और इस बार भी वो स्थिति देखने को मिल रही है। अब अफजाल अंसारी को मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वो सहानुभूति वोट ज़रूर मिलेगा, ऐसा लोगों का वहाँ पर मानना है। और वहाँ की स्थिति इसीलिए बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर जो मनोज सिन्हा के करीबी रहे हैं राय साहब, वो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में वहाँ पर बीजेपी ने तमाम ताकत झोंकी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर सहानुभूति वोट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं और इसीलिए वहाँ की सीट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं निश्चिंत नजर आ रहे हैं। विवेक, आदर्श, हमारी निगाह गोरखपुर सीट पे भी है। योगी आदित्यनाथ उस सीट से उन्होंने लंबे समय तक उसका प्रतिनिधित्व किया, वहीं के रहने वाले भी हैं। इस बार क्या दिख रहा है वहाँ पर? रवि किशन कितनी मजबूत स्थिति में है?
बिल्कुल ब्रजेश जी, 1998 से लेकर 2017 यानी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उसके पहले लगातार वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोरखपुर सीट का मठ के साथ। और कहा जाता है गोरखपुर सीट मठ की सीट है, यानी गोरखनाथ मठ की सीट है। इससे पहले भी 1986 के बाद कई बार गोरखनाथ मठ के जो महंत उस समय के रहे हैं वो लोग वहाँ से सांसद बनते आए हैं। तो ऐसे में इस बार वो कह सकते हैं कि रवि किशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या मठ ने अपनी विरासत जो है वो सौंपी हुई है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प था, इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। काजल निषाद वहाँ से वहाँ पर उम्मीदवार हैं गठबंधन के, और साथ ही साथ रवि किशन जो हैं वो वहाँ पर उम्मीदवार हैं बीजेपी। बिल्कुल आदर्श, रवि किशन की बात हो रही है गोरखपुर सीट पर, तो जरा रवि किशन की वो बात भी सुना देते हैं जो उन्होंने वोट करने के बाद कही है। क्या कुछ कह रहे हैं रवि किशन, सुन लेते हैं। और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है, उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो, इंसान हो। परसों एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। वही यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना है। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। रवि किशन विकसित भारत का जिक्र कर रहे हैं, आज उन्होंने लाइन में लगकर वोट किया है। आप रवि किशन और गोरखपुर की सीट को लेकर कैसे समझते हैं कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प है, कोई लड़ाई है भी या नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा मुकाबले वाली स्थिति है, क्योंकि रवि एक तो बीजेपी की परंपरा का सीट है, जैसे कि आदर्श ने बताया कि लंबे समय तक महंत अवैधनाथ वहाँ पे उसका प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ आए और फिर उसके बाद रवि किशन आए। रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के बहुत लोकप्रिय गायक, बहुत लोकप्रिय फिल्म अभिनेता हैं, और अभी एक लापता लेडीज़ फिल्म आई थी, उसमें हिंदी फिल्मों में काम तो लगातार करते रहते हैं, तो उनकी पॉपुलरिटी बहुत जोरदार है वहाँ पर, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उनके सामने इस बार समाजवादी पार्टी ने जिसने अभिनेत्री निषाद को उतारा है, वो भी मुकाबला करने की स्थिति में। मगर रवि किशन जिस तरीके से परंपरागत तरीके से लगातार दूसरी बार वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, वो अपने आप में गजब है, और उनकी लोकप्रियता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इस सीट पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन बीजेपी को कुछ नुकसान पहुँचा पाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये सीट फिर रवि किशन दूसरी बार आराम से निकाल लेंगे। और अब एक और सीट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की, लेकिन उससे पहले उस सीट से जुड़े हुए सबसे बड़े चेहरे की आपको बात सुना देते हैं। ओम प्रकाश राजभर की जरा बात सुनिए, उसके बाद उनके बेटे की सीट पर चर्चा करेंगे। 7वें चरण के मतदाता शेष बचे हुए हैं। हम उन मतदाताओं से कहूँगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मत। तो ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे। सीधे रुख करते हैं आदर्श की तरफ। आदर्श, घोसी लोकसभा सीट, अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार करते, माफ कीजिए, चुनाव में खड़े हुए हैं, और चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने जो एक मजाकिया लहजे में एक हल्का सा पंच मारा था अरविंद राजभर को, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। क्या इस बार का समीकरण है? देखिए, घोसी बेहद दिलचस्प है इस बार भी, क्योंकि सुभाषपा के टिकट से और एनडीए के गठबंधन के साथी, बीजेपी के साथी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से उन्हीं के बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में हैं, और उनके सामने हैं समाजवादी पार्टी से अरविंद राय, और ऐसे में राजीव राय, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ओम प्रकाश राजभर आमतौर पर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। हम जो मीडिया के साथी हमारे वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है, किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर से पूछेंगे, उसका कोई न कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस बार पूरे चुनाव में वो घोसी, बलिया, गाजीपुर, इन्हीं 3 सीटों के आसपास सिमटे रहे। वैसे आमतौर पर देखा जाता था कि ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में बैठकर तमाम लोगों से बातचीत करते थे, तमाम बयान उनके सामने आते थे, लेकिन इस बार वो इन 3 सीटों पर, ख़ास तौर पर घोसी पर सिमट कर रह गए, क्योंकि अपने बेटे को वो चुनाव लड़वा रहे हैं। और ऐसे में वहाँ पर जो पिछले बार के नतीजे रहे हैं, जो पिछले बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, ऐसे में वहाँ पर उनके लिए कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए पूरा फोकस उन्होंने वहाँ पर किया हुआ है। तो घोसी सीट भी बेहद दिलचस्प होने वाली है विवेक जी। और अजय राय की जरा बात सुन लेते हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने तीसरी बार मैदान में हैं, और पहले 2 चुनाव में तीसरे नंबर पर ही रहे हैं अजय राय, लेकिन इस बार जोश हाई है अजय राय का। क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं।
ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे उनके लिए, मौन रहना इस समय खास करके जो इस समय स्थितियां हैं वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की जरूरत है इस समय। और हमारे साथ लगातार एडिटर चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश जी, यूपी और बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिली है। उधर पंजाब में अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए कुछ दिनों के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी, तो एक नया बूस्ट मिला था आम आदमी पार्टी को। आपको लगता है कि पंजाब में वो काम करेगा इस बार? देखिए विवेक, सबसे एक बड़ा चुनावी राजनीति का जो मजा है वो देखिए, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ हैं, माने गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में दोनों पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, मगर वहीं पंजाब में दोनों पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। हमारे जो दोस्त लोग वहाँ से लौटे हैं पंजाब कैंपेन करके, तो वो बता रहे हैं कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में बड़ा फर्क आ गया है। पिछले चुनाव में बीजेपी अकाली वर्सेस आम आदमी पार्टी थी, मगर इस बार हो गया है कि इसे आम आदमी पार्टी विरुद्ध कांग्रेस हो गया है, अकाली दल बहुत पीछे चला गया है। तो माने क्या समीकरण बनते हैं कि वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मगर वहीं पंजाब में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत दिलचस्प मुकाबला है। बड़े बड़े लोग खड़े, आज वहाँ मनीष तिवारी की किस्मत का फैसला होगा। वहाँ ये तस्वीर आ रही है ब्रजेश जी, नीतीश कुमार वोट डाल के निकले हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ था चुनाव से पहले। बिल्कुल, और तेजस्वी ने अपने कैंपेन में कहा है कि 4 तारीख के बाद फिर उनके चाचा जाने क्या कर बैठेंगे, तो फिर वो अपने चाचा के मजे तो लेते रहते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि चाचा फिर बदलाव की तरफ बढ़ जाएंगे। मगर देखना है कि इस बार चुनाव परिणामों लेकिन इस पूरी लड़ाई में ब्रजेश जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें बनाया नहीं गया। उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की, सबको एक करने की शुरुआत की और बाद में जो एक हो गए तो सब हट गए, वो सबसे पहले बाहर निकल गए। नहीं, और यही इंडिया गठबंधन का संयोजक उनको इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि पार्टी सहयोगी दलों को मालूम था कि कभी भी पाला बदल के बीजेपी की तरफ चले जाएंगे तो कितनी फजीयत होगी। तो यही वजह थी कि उनको उस समय गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया। वो अंदेशा सही निकला और वो बीजेपी से उन्होंने हाथ मिला लिया और फिर कह रहे हैं कि इस बार इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, मगर सब जानते हैं कि फिर जहाँ दम वहाँ हम, तो हो सकता है फिर कहीं हवा का रुख बदल के चले जाएं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़े मौसम विज्ञानी यदि कोई है इस देश में राजनीति के, तो वो एक जमाने में रामविलास पासवान हुआ करते थे और दूसरा अब तमगा मिला हुआ है नीतीश कुमार जी को कि जब चाहे वो पाला बदल लेते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रहे उसके लिए कोई भी समझौता कर बैठते हैं। ठीक है ब्रजेश जी, हम दिल्ली से बिहार को देखने की कोशिश करते हैं। अमृत तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, जरा दिल्ली में आप मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली से बिहार देखेंगे 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी जरूर है, लेकिन सीधी नजर दिल्ली की हमेशा बिहार पर रहती है क्योंकि 40 लोकसभा सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, मायने रखती हैं और चुनाव होने से पहले नीतीश कुमार का फिर से पाला बदलना एक अपने आप में बड़ा राजनीतिक फैक्टर माना जा रहा था। आज नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, बिहार को लेकर के दिल्ली में जो है वो एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, जैसे कि क्योंकि माना जाता है कि बिहार में जो चुनावी गणित है, समीकरण है, वो बाकी राज्यों से बिल्कुल ही जुदा होता है। अगर आप कहेंगे कि कास्ट पे वोट पड़ रहे तो उसमें भी कई सारे उपजातियां हैं, वो उसको काट देती हैं। नीतीश कुमार उसी वोट काटने और वोट बनाने के बाजीगर माने जाते हैं। उन्होंने ही एक प्रथा शुरू की थी कि दलितों में भी महादलित बनाया और वहाँ की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर दिया। और आज के वर्तमान के दौर में, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव पिछली बार भी बहुत ज़्यादा जो है कैंपेन किए थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं कर पाए थे। उसका मुख्य कारण आपको यही बता दें कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो काफ़ी भीतर तक बैठा हुआ है और वो कहीं ना कहीं सभी को, अगर साथ रहें चाहे न रहें, लेकिन वो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ ही बना रहता है। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में चाहे कोई भी स्थिति हो, नीतीश कुमार प्रचार में रहें या प्रचार में न रहें, लेकिन उनका वोट बैंक उनके साथ जरूर रहता है। अब इसी के मद्देनजर आरजेडी को लेकर के भी लोगों का बहुत ज्यादा रुझान, रुचि बनी रहती है। जिस तरह से तेवर तेजस्वी यादव के दिख रहे हैं, वो कभी इसी तरह से लालू यादव के भी दिख। मैं लौट रहा हूं आपके पास अमृत, क्योंकि अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री मिर्जापुर से उम्मीदवार भी हैं, वोट डालने पहुंची हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुन लेते हैं।
4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक। ब्रजेश जी, अनुप्रिया पटेल जिस पार्टी से अपना दल ऐसे प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हीं की बहन अपना दल के में हैं और समाजवादी पार्टी में रही विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने आप को उन्होंने दूर कर लिया। ये बड़ा फैक्टर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी जाति आधारित राजनीति होती है। हम लोग जब चुनाव कैंपेन करने जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो इतना डिफ़िकल्ट होता है किसी प्रत्याशी को इंट्रोड्यूस करने में कि यह इस पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी पिछले चुनाव में बीजेपी से लड़े थे, उसके पहले चुनाव में बीएसपी से लड़े थे। तो वहाँ जो प्रत्याशी होते हैं लगातार अपने दल बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनकी जाति का जो वोट है वो उनके साथ साथ शिफ्ट होता रहता है। तो कुछ एनडीए ने जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर इनको अपने साथ जोड़ के रखा है, तो उस बात के कुछ खास मायने हैं। क्योंकि ये तस्वीर, माफ कीजिएगा ब्रजेश जी, तस्वीर आ रही है विक्रमादित्य जी जिनके आप जिक्र कर रहे थे मंडी से, जो लोकसभा के, और प्रतिभा जी भी नजर आ रही है। उनकी माँ है और उनकी माँ पूजा पाठ करने के बाद फिर शायद वोट करने जाएंगी। और प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी रही हैं और सांसद भी रही हैं और बड़ी सक्रिय नेता रही हैं। और जब इस बार मुख्यमंत्री पद की दौड़ थी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने वाली बात पे, तो ऐसा लगा था कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इन्होंने काफ़ी जोर भी लगाया था। और देखिए, ये विक्रमादित्य सिंह हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे और राज परिवार के सदस्य। और यही उस पूरे, जैसे कि अमृत बता रहे थे कि पहाड़ के ऊपरी इलाके में पूरी उनकी तूती बोलती है, इनके राज परिवार का जलवा चलता है। तो यही वजह है कि लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि पिछला जो विधानसभा चुनाव जीता था और जब कांग्रेस जीती थी तो लग रहा था कि अच्छा देखिए, आज शनिवार है, शनि जी को तेल, शनि भगवान को तेल चढ़ाया जा रहा है, काला कपड़ा चढ़ाया जा रहा है। और आज आप भी काली ड्रेस पहन के आए हैं। हालांकि मैंने तो ऐसे ही पहन लिया ब्रजेश जी, लेकिन ये जरूर है कि शनि का साल जरूर है 2024 ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिसका जिक्र ब्रजेश जी कर रहे थे, चाहे यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल की चर्चा हमारी थोड़ी सी अधूरी रह गई है। पश्चिम बंगाल पर मैं आप जरूर चाहूंगा, क्योंकि यहां पर लगातार आज भी एक बीजेपी के एजेंट के साथ मारपीट हुई है। हिंसात्मक चुनाव एक तरफ, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में। ये दो फैक्टर हैं यहाँ पे। देखिए, देश के चुनाव, देखिए हमारा पूरा जो देश है ना, जो डेमोक्रेसी है, बहुत गजब है। यहाँ पे हर इलाके में अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अलग तरीके से चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र में अलग तरीके से चुनाव होते हैं। एक दफ़ा मैं महाराष्ट्र गया तो मैंने उस जिले के कलेक्टर से पूछा कि यहाँ कितने संवेदनशील बूथ हैं, तो उसका कोई संवेदनशील बूथ नहीं है। हमारे यहाँ कोई संवेदनशील बूथ नहीं होता, एक पुलिस वाले पूरे गाँव को संभाल लेता है। और इसके ठीक उलट हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पोल चुनाव हो और हिंसा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ जो चुनाव का पैटर्न है, पहले कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व रहा, और कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के फिर जब कांग्रेस से अलग हटी, टीएमसी आई, तो टीएमसी पार्टी ने भी उसी कम्युनिस्ट पार्टी के पैटर्न को अपनाया। तो वहाँ ज़बरदस्त हिंसा होती है, बूथों पे कब्जे होते हैं, अपने वोटर्स को निकाला जाता है, दूसरे वोटर्स को रोका जाता है। तो वहाँ बहुत हिंसा होती है। और हिंसा के बाद जब चुनाव परिणाम आता है, तो पश्चिम बंगाल की बात, सबसे खास बात यह है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ज़बरदस्त तरीके से बढ़त पाई थी। मुझे लगता है, मैं गलत नहीं हूँ तो 13 सीटें पाई थी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने, 18। तो इस बार बीजेपी फिर उम्मीद कर रही है कि बीजेपी इस बार 18 से और आगे बढ़े, इस बार और आगे बढ़े। तो बीजेपी ने खूब मेहनत की है, मगर जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है ममता बनर्जी, उन्होंने भी ठान रखी है कि बीजेपी को अपने इलाके में घुसने नहीं देना है। बिल्कुल, ये तमाम जो राज्य हैं जिनकी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, इसको लेकर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श और अमृत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम वो फैक्टर बताने के लिए, राजनीतिक समीकरण जो यूपी से लेकर बिहार और तमाम दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी वोट किया है। विस्तार न्यूज ने उनसे बातचीत की है, देखिए। लोकसभा में है और यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र जो देवरिया सदर विधानसभा के क्षेत्र में बनाया गया है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इस बूथ को सजाया गया है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है कि जो लोग आएँ और रोचकता के साथ यहाँ पर मतदान करें, उसके बाद अपनी फ़ोटो शेयर करें। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कुर्सी भी बनाई, व्हील चेयर जो है उसको भी रखा गया है कि किसी प्रकार से भी अगर किसी चलने में असमर्थ हैं तो उनको भी वोट करने में कोई दिक्कत ना, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। आइए बूथ पे चलते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कतारों में लगे हैं, सुबह से ही लोग यहाँ पर कतार में लगे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। इसके लिए लोग सुबह सुबह वोट करने आए हैं जिससे गर्मी का सामना ना करना पड़े।
अब बात करते हैं यहाँ पर किन मुद्दों पर लोग यहाँ पर वोट करने आए। ये क्या नाम आपका? विश्वास। क्या मुद्दा वोट का करना चाहते हैं, किस मुद्दे पर? देखिए, बेरोज़गारी का एक मुद्दा है जिस पे मैं समझता हूँ कि हम लोगों को वोट करना चाहिए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है पूर्वांचल में जब से योगी जी की और मोदी जी की सरकार आई है, और वो तरीके से साफ मतलब दिखता है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप जब देवरिया से गोरखपुर की तरफ जाते थे तो 2 घंटे का समय लगता था, आज के समय में 45 मिनट का समय लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? मेरा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही मेरा मुद्दा है। और अच्छे सुधार दिखता है कि नहीं? बहुत सुधार है। हमारे साथ देवरिया के सदर विधायक डॉक्टर सल्लभ मणि त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये इन्होंने अभी बूथ पर पहुंचकर वोट किया है। देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत स्पष्ट है कि लोग एक सशक्त देश के लिए घर से बाहर निकले हैं। और हम सब तो एक बात कहते आए हैं कि एक एक वोट बहुत कीमती है। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप घरों से बाहर निकलिए। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और आपका एक वोट इस देश के लोकतंत्र को और इस देश को और मजबूत करेगा। 400 पार की बात हो रही थी बीजेपी से, क्या देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, लोग लगे हुए हैं कतारों में, युवा बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। हाँ, हर वर्ग के लोग, माताएं, बहनें, सबके अंदर उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है पिछले 10 वर्षों में, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक सशक्त प्रधानमंत्री देश को मिले, एक सशक्त सरकार मिली। और इसलिए हम सबको पूरा विश्वास है कि परिणाम बहुत शानदार आएंगे। और जैसे ही 4 जून के बाद नतीजे आएंगे, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री